Hello. Welcome back to Biology Blast, and I am here with another video. This is आज का टॉपिक रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, बहुत मुनारा हमने कर लिया. उससे पहले का जो पोर्शन था क्लासिफिकेशन वाला वो हमने कर लिया. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा. और स्पेशली मैंने एक आज के वीडियो के लिए मैं एक नोट बता रही हूँ कि भाई इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स आने वाली हैं जो मैंने पहले समझा दी हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेके. तो जब तक आप वो नहीं देखोगे, एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए. हर एक टर्म बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी कि कौन सी टर्म कैसी होती है. आप उसको जाके देखो, तब आप इस वीडियो पर आना, जिससे आपको और बेहतर समझ पर आएगा. ओके, आपने मुनारा देखा है या नहीं, आपने इंट्रोडक्शन देखा है या नहीं, बट आपको वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा. बिकॉज अगर वो नहीं देखा ना तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. आई विल शो यू. ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी. तो मैं, और ये हर पॉइंट पर आएंगी, इसलिए मैं अभी कह रही हूँ कि आप जाके पहले उसे देख लो, समझ लो, और फिर यहाँ पर आना. और फिर आपको बहुत भयंकर तरीके से समझ में आने वाला है. Here we are back with Kingdom Protista. अब जो बच्चे रेगुलर हैं उनके लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो किंगडम प्रोटिस्टा. यहाँ पर प्रोटिस्टा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंगल सेल्ड होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोटिक होता है. हमने कहाँ पढ़ा था? क्लासिफिकेशन में पढ़ा था. हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था ये चीज़ कि ना आर.एच. विटेकर ने ये वहीं बता दी थी. तो हम ठीक है, ये हमारे लिए अब नॉर्मल चीज़ है क्योंकि हम ये याद कर चुके हैं. आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. ठीक है, इसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, क्योंकि देखो इसमें ना प्लांटी से भी लाए गए हैं. फिक्स बाउंड्री इसलिए नहीं है, जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है ना वो प्लांटी से भी मैच करते हैं, वो एनिमल से भी मैच करते हैं, वो फंगस से भी मैच करते हैं. और क्योंकि यूनिसेलुलर है तो मुनारा का भी थोड़ा बहुत करना अपना रोल है. तो ये जो है ना, इनकी कोई फिक्स बाउंड्री ही नहीं है. हम कह ही नहीं सकते कि ये अपना कुछ स्पेशल, इनका कुछ स्पेशल है. ठीक है, इनका कुछ स्पेशल नहीं है. सो यहाँ पर इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. ये सारे कॉमन कैरेक्टर्स इस पैराग्राफ में ना प्रोटिस्टा के सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं. कुछ भी नया नहीं है, हमने सब पढ़ रखा है. ऐसा बहुत बड़ी वाली चीज़ नहीं है इसमें. ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं तो फिर इसको, क्योंकि ये प्रोटिस्टा वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है मोनारा और फंजाई से के कंपैरिजन में. और बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. जहाँ पर मैंने डबल टिक लगा रखा है, जहाँ पर मैंने डबल स्टार लगा रखा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. PYQ है नीट का, तो समझ लेना कि वो तो तुम्हें ऐसे खून में दौड़ना चाहिए, है ना, खून में दौड़ना चाहिए. जो स्टार वाली चीज़ है वो चाहे खून में दौड़े या ना दौड़े, पर दिमाग में ज़रूर दौड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत वो भी इम्पॉर्टेंट है. और उधर से क्वेश्चंस आने के या तो मतलब एग्जैक्ट नीट में भले आए हो या एक दो बार ही आए हो, वो वैसे हिसाब से है. ठीक है, रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट इनके हिसाब से. ये स्टार्स रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो इसे हल्के में मत लेना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंफ्यूज मत हो, दोनों रट लो, दोनों को खून में दौड़ाओ. ठीक है, आगे चलते हैं. फोटोसिंथेटिक होते हैं कुछ. What may be a photosynthetic protestian to a biologist may be a plant to another. ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं है. इसमें यही कह रहा है कि जो फोटोसिंथेटिक होंगे वो प्लांट से रिलेट कर रहे होंगे. एक बायोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, फोटोसिंथेटिक है, तो वो प्लांट से रिजेंबल हो रहा है. ठीक है, इन दिस बुक हम इसे इंक्लूड करने वाले हैं क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स एंड अंडर प्रोटिस्टा 1, 2, 3, 4 और 5. अब मैं बता देती हूँ, इस वाली वीडियो में ना मैं क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और तुम्हें भी ना रिवाइज करने में प्रॉब्लम आएगी. तो एक दिन में एक ही करना, क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स खून में दौड़ा लेना, और फिर अगले दिन यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटिस्टेंस खून में दौड़ा लेना. क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी हैं, ये बड़ी बड़ी हैं, जो मैं आज मतलब कंपैरेटिवली
बढ़िया है, जो मैं आज निपटा दूँगी। और बहुत आसान है ये, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो में। तो आज बिल्कुल बेफिक्र होके तुम देखते जाओ कि किस तरीके से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ समझ में आ गया कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक क्राइजोफाइट्स है, एक डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लियनॉइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है और प्रोटोजोन्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी कि ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन आ रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन आ रही है, किंगडम फ्रॉम अ लिंक, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक with the other dealing with plant, animal and fungi. ओके, इसे अपने दिमाग में दौड़ाओ इस लाइन को, और मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। जो प्रोटिस्टा है ना, जो प्रोटिस्टा है वो एक कनेक्टिव लिंक है, किन के बीच का? प्लांट्स के बीच का, एनिमल्स के बीच का और फंजाई के बीच का। क्योंकि अब ये क्यों ऐसा है मैं बताती हूँ। ये जो एक बलून स्कीम कही जाती है, ये एक बलून सा बन रहा है ना, ये एक बलून स्कीम कही जाती है। अब देखो कैसे प्रोटिस्टा प्लांट से कैसे रिजेंबल करता है, बताओ। प्लांट से कैसे रिजेंबल कर रहा है? इसने खुद ने बताया कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये प्लांट से रिजेंबल किया कि नहीं किया? इसीलिए इसने बोला कि एक कनेक्टिव लिंक है प्लांट्स के बीच का। अब एनिमल्स के बीच का इसलिए है कि ये जो है ना प्रोटिस्टेंट जो है हमारा हेट्रोट्रॉफिक नेचर भी दिखाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक नेचर भी दिखाते हैं। तो वहाँ से, और साथ में पैरासाइट्स होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एनिमल्स की तरह हैं। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटरोट्रॉफ्स हैं। प्लांट इसलिए क्योंकि कुछ फोटोसिंथेटिक शो करते हैं। एनिमल इसलिए क्योंकि वो हेटरोट्रॉफ्स भी दिखाई देते हैं हमें कुछ मेंबर्स। और फंजाई, पूरा स्लाइम मोल्ड जो है ना, पूरा स्लाइम मोल्ड वो फंजाई का ऐसा लगता है कि एक बहुत क्लोजली रिलेटेड है, किससे? फंजाई से। तो ये पूरा, और प्रोटोजोन पूरा एनिमल से रिलेट करता है, पूरा एनिमल से रिलेट करता है। डायनोफ्लैजिलेट्स प्लांट से बहुत रिलेट करते हैं। क्राइजोफाइट्स कितना रिलेट करते हैं, अभी बहुत पता चलेगा तुम्हें इन सब के बारे में। जब ये सारा पढ़ के तुम वापस इधर आओगे, इस लाइन पर आओगे ना, इस लाइन पर आओगे ना, तब तुम्हें फील होगा कि यार ये कितनी बड़ी बात कह रहा है और बढ़िया बात कह रहा है। और इस पे से क्वेश्चन आएगा, कैसे? ट्रू और फॉल्स में पूछ लेगा, स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, रट लेना, और समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोटिस्टा किस तरीके से प्लांट, एनिमल और फंजाई से क्लोजली रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, बीइंग अ यूकैरियोट, क्योंकि एक यूकैरियोट है, प्रोटिस्टेंट सेल में सेल बॉडी कंटेन वेल डिफरेंशिएट न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्योंकि एक यूकैरियोटिक है, एक एडवांस टाइप ऑफ सेल है, इसलिए इसके सेल बॉडी में ना न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब हर एक ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी, इन सब ये तो मिलेंगे, और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी। ये वाली सेम चीज़ ना हमने कहाँ देखी थी, बताओ जल्दी से कमेंट करके कि कहाँ देखी थी हमने। इसी चैप्टर में देखी है, और बहुत अच्छे से मैंने समझाई थी कि क्या बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, सम हैव फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला है, कुछ के पास सीलिया है। ठीक है, दैट मीन्स कुछ मोटाइल्स भी हैं, कुछ मोटाइल भी हैं। फ्लैजिला और सीलिया जो है ना, एक्चुअली मोटाइल स्ट्रक्चर्स है। मोटाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में एबल होना, यानी कि जो
एक जगह से दूसरी जगह जा सके उसे हम मोटाइल कहते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं ये। इस प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह जाने को लोकोमोशन कहते हैं। इस कैपेसिटी को रखने वाले मोटाइल होते हैं। और ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ना, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि लोकोमोशन में काम आते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए था, बाकी ड्रॉपर्स को तो मोस्टली पता ही होता है। 11th के बच्चों को ज़्यादातर, मैं कुछ बच्चों को नहीं पता होता तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और भी कोई सिंपल से डाउट आते हैं या फिर ऐसा लगता है कि यस ये टर्म्स नहीं पता है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैं बता दूँगी। ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। जहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली वहाँ देखा गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है। और इसमें कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेल फ्यूजन से, जाइगोट फॉर्मेशन से। सेल फ्यूजन, 2 सेल आएंगे, फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट फॉर्म होगा, एक 2n स्ट्रक्चर या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, वहाँ पर ये फॉर्म होगा, एसेक्सुअली होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा। अब ये तो बहुत बेसिक सी टर्म्स थी, 11 बोर्ड्स के हिसाब से बहुत सही है। ठीक है, ये सारा जो पोर्शन है ना, ये बोर्ड्स के हिसाब से बहुत सफिशिएंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब लेकिन नीट के लिए ना थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं। नीट के लिए 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती है। ये तो सारे कॉमन फीचर्स थे जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स हियर वी आर, जहाँ पर हमें एक थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को और डिटेल में जाना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन देखो, सेक्सुअल है सेक्सुअल है और एसेक्सुअल है। सेक्सुअल में हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक 2 लाइफ साइकिल्स चलती हैं। हैप्लॉन्टिक जो कि एन होंगे, हैप्लॉन्टिक अभी ना शायद तुम्हें टर्म्स समझ में ना आए, ऑफकोर्स 11th वालों को शायद समझ में ना आए, बट अब जब हमारा सेल चैप्टर आएगा ना, तब ये हैप्लॉन्टिक डिप्लॉइड वाली बहुत आसान चीज़ें हैं। हैप्लॉइड वो जो जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर क्या कह सकते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सी है बस लाइक। और यहाँ पर जो है डिप्लॉन्टिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये अभी सुनो, ऐसा करो, अभी तुम्हें अगर जिनको नहीं पता है ना, मैं बता रही हूँ, तुम अभी बस ये ध्यान में रखो, जब सेल चैप्टर हो जाएगा ना, तब इधर वापस आना और तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, लोड मत लो। मैं जब 11th में थी, ये सारी चीज़ें मैंने तो अलग से लिख के रखी थी, तो इनका कोई यूज़ नहीं था। ठीक है, मैंने बाद में सेल चैप्टर पढ़ा तो मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट एसेक्सुअल की बात, ये चीज़ समझ में आएगी। तुमने 9th में बाइनरी फिजन पढ़ा होगा, तो ये बाइनरी फिजन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इस बाइनरी फिजन को ना माइटोसिस कहते हैं। ये तुम्हारे सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद स्पोर फॉर्मेशंस होती हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं ना, तब स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोर्स एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह की हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आगे जाके जैसे सीड जर्मिनेट होता है ना, फूटता है, वैसे ही स्पोर्स भी जर्मिनेट होते हैं, फूटते हैं और हमारा मेन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये इतना सा पोर्शन था। अब एक छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछी जाती है, मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, दैट इज़ प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि यार तुम्हें ये टर्म्स अभी नहीं समझ में आएंगी, इसलिए मैंने तुम्हें सारी एक साथ बता दी थी। तो पहले उस वीडियो को जाके देख लो, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट की वीडियो है। यू विल गेट ऑल द टर्म्स इन योर हैंड। ओके, ये होलोजोइक भी होते हैं, होलोफिटिक भी शो करते हैं, अब्जॉर्प्टिव भी होते हैं और मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं। इतनी सारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो इसीलिए हमने इनको कह दिया मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनली। हमने लास्ट टाइम किसी को मोस्ट एक्सटेंसिवली क्या कहा था? मेटाबॉलिकली एक्टिव हमने एक शब्द यूज़ किए थे ऐसे। वो कौन से ऑर्गेनिज्म या किसके लिए यूज़ किए थे, मुझे जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो। अभी ये बात याद रखना, ये खून में दौड़ना चाहिए। जहाँ मैं बोल दूँ कि ये खून में दौड़ना चाहिए, तो खून में दौड़ना चाहिए, डबल स्टार है, ये डबल स्टार पॉइंट है।
मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनली सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कौन शो करता है? न्यूट्रिशनली सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करने का मतलब है अलग अलग प्रकार से अपना न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से लेना। कोई होलोजोइक है, कोई होलोफिटिक है, कोई ऑब्जॉर्प्टिव है, कोई मिक्सोट्रॉफिक है, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इसीलिए हमने कह दिया मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनली। नेक्स्ट, इतना पोर्शन ख़त्म हो गया है, अब हम आगे क्राइजोफाइट्स पे बढ़ रहे हैं। क्राइजोफाइट्स बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, बोर्ड्स में भी और नीट में भी। ठीक है, बोर्ड्स के लिए इतना बहुत है और नीट के लिए मैं ये एक्स्ट्रा बताऊंगी जो कि तुम्हें खून में दौड़ाना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्राइजोफाइट्स में मेनली ना एनसीईआरटी में दो बातें गई हैं, दो लोगों के बारे में कहा है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। अब ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों में ये जो 12-13 लाइन है ना, ये 12-13 लाइन सिर्फ इसके लिए, सिर्फ डायटम्स के लिए ये 12-13 लाइन्स है। ओके, इसका तो सिर्फ नाम ही दे रखा है, डेस्मिड्स का सिर्फ नाम दे रखा है। तुमसे सिर्फ पूछ लेगा कि गोल्डन एल्गी किसे कहा जाता है, डेस्मिड्स को कहा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नीट में पूछेगा तो डेस्मिड्स जो है फ्रेश वाटर होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड ध्यान में रखो तो अच्छी बात है, बस ध्यान में रखना कि ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब डेस्मिड्स की कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई। अब बात आता है डायटम्स पे, अब बात आती है डायटम्स पे। डायटम्स एक्चुअली मेराइन होते हैं। ठीक है, मेराइन होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं, मेराइन होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। आगे आगे तो अब ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डायटम्स के लिए है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरनमेंट। अब ये दे लिखा है ना, दे, तो ये दोनों के लिए है। तो मैं बता देती हूँ कौन फ्रेश वाटर में है और कौन मेराइन में है। डायटम्स हमारे मेराइन में है और फ्रेश वाटर में हमारे डेस्मिड्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और अगर बोर्ड्स के लिए तो सिर्फ यही याद रखना, क्राइजोफाइट्स ही पूछेगा वो। क्राइजोफाइट्स फ्रेश वाटर भी होते हैं और मराइन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है, ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब तुम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। पैसिवली फ्लोट ऑन इन वाटर करेंट। ठीक है, पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर करेंट का मतलब, पैसिवली का मतलब होता है कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव प्रोसेस है, कोई एटीपी खर्च नहीं होता। ठीक है, कोई एटीपी खर्च नहीं होता और फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, वाटर करेंट के साथ, तो मतलब खुद तैर नहीं रहे हैं, ये खुद तैर नहीं रहे, ये वाटर करेंट है, तो इस बहाव के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये इनमोटाइल है। इनमोटाइल यानी कि इनके पास खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के कोई भी साधन नहीं है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है। इतना समझ में आ गया? दैट्स ग्रेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अरे भाई, इस पे तो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और इसी बात पर इन्हें ना चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस भी कह दिया गया है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन ये खुद डेवलप करते हैं, खुद ओरिजिनेट, खुद इवॉल्व करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस से, अपने फोटोसिंथेसिस में के थ्रू। ओशन में जो ऑक्सीजन है 50% ऑफ ऑक्सीजन इन डायटम्स के कारण है। ठीक है, डायटम्स के कारण है, इसलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स कहा गया है। प्रोड्यूसर्स वो जो खाना बनाए, और ये वही है। ठीक है, आगे इन डायटम्स के पास ना सेल वॉल होती है। इन डायटम्स के पास, कईयों के पास ना, अच्छा वन मोर थिंग, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना कि कईयों के पास सेल वॉल है और कईयों के पास नहीं भी है। ठीक है, जो एनिमल्स की तरह उनके पास सेल वॉल नहीं है, और यही उनका एक एनिमल्स के साथ रिलेट करने का फीचर भी है। यही उनका एक एनिमल्स के साथ रिलेट करने का फीचर भी है कि कईयों के पास सेल वॉल नहीं है, और जिनके पास सेल वॉल है वो है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। ठीक है, स्पेलिंग जल्दी जल्दी में ये हो जाती है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज की, अब यहाँ पर ना इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है।
इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है। वो जनरल बात थी और ये स्पेसिफिक बात है। वहाँ जनरल बात करी थी, यहाँ स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। स्पेसिफिक बात कर रही हूँ कि ये जो सेल वॉल है वो थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर बनी हुई होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। और इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करिए, फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स होता है ना, एक ये वाला होता है जिसके अंदर सोप रखा हुआ होता है और इसका ऊपर का ढक्कन होता है जिसके अंदर फिट हो जाता है। ऐसा ही नहीं लग रहा है ना? तो बस ये इसी की तरह है, सोप बॉक्स की तरह है। और इसकी जो वॉल्स है एम्बेडेड विद सिलिका, इनके अंदर ये सिलिका प्रेजेंट है। ये जो पूरा पोर्शन ये डार्क ग्रीन से बनाया मैंने, ये सिलिका है। अब इस पे आएंगे, इस इमेज पे आएंगे, पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं इस इमेज को। अब आते हैं, ये हो गया सिलिका वाला पॉइंट। थस द सेल वॉल इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। ये इसकी वॉल सिलिका से बनी है। ओके, अब देखो जहाँ जहाँ मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ जो शायद ही कोई बताएगा। जहाँ जहाँ भी ऐसे शब्द आ जाए ना, थस, हेंस, बिकॉज, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए ना, वहाँ समझना असर्शन रीजनिंग बनने की पूरी संभावना है। अब यहाँ से तुमसे पूछ लेगा, एक असर्शन देगा, ये रहा, द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका। ओ सॉरी, द वॉल असर्शन देगा, द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। और उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो है सिलिका की बनी हुई है। ये कहाँ से आया, ये इधर से ही आया। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि क्योंकि उनकी वॉल सिलिका की बनी हुई है, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। अच्छा, एक मिनट, इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब जो टूट ना सके, जो कभी भी टूट ना सके। डिस्ट्रक्टेबल यानी कि टूटना, इन मतलब ना सके, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। आगे बढ़ते हैं। थर्स डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट। अब डायटम्स कभी ना कभी तो मरेंगे। मान लो डायटम मर गया, अब उसकी ये वॉल तो इंडिस्ट्रक्टेबल है, ये इसके मरने के बाद भी डिपॉजिट हो जाती है। ये इसके मरने के बाद भी डिपॉजिट हो जाती है उस हैबिटाट में, मतलब जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, यानी कि मेराइन एनवायरनमेंट में, जहाँ पर भी जिधर भी वो रह रहे हैं। ये जैसे ये एनवायरनमेंट है, इसका मेराइन है, इसमें डायटम है, ये मर गया, बट इसका ये जो शेल है ये पूरा सिलिका का, ये अभी भी डिपॉजिट है। किधर, नीचे ज़मीन में, ठीक है, नीचे ज़मीन में डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए इसके अक्यूमुलेशन को, इसके इकट्ठा हो जाने को ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स, कई सालों तक ये इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है। और जब ये डिपॉजिट होता है तब हम इसे कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। बजरी वगैरह जैसे किरकिरी होती ना, वैसे ये भी किरकिरी होती है, इसीलिए इसको कह दिया ग्रेटी, ठीक है। आगे सॉइल होती है, इसको यूज़ में, अच्छा इसका इकोनॉमिकल यूज़ है, ठीक है, इकोनॉमिकल यूज़ है। इस नाम से पूछेगा कि इसके इकोनॉमिकल यूज़ बता दो, तो हम बोलेंगे इसको पॉलिशिंग में, इसकी डायटोमेशियस अर्थ को पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है प्राइमरीली, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये मैंने बताई दी ये वाला पॉइंट कि डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल टाइम्स पूछे जाने वाला। और बोर्ड्स में तो भाई ये फ्री के मार्क्स दे देगा अगर तुम ये याद करके गए तो, ठीक है। ये समझ में आ गया। चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों हैं, क्योंकि ओशन में फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, इसलिए इनको चीफ कहा है। और प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेटिक के कारण कहा है। अब इधर आ जाओ, इधर जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है उस पर आते हैं, ये नीट के लिए स्पेसिफिकली। देखो अब जो हमारी डायटम्स हैं, इनका स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ इस तरीके से सोप बॉक्स की तरह फिट हो गए,
अब इस सोप बॉक्स के अंदर ये जो तुम ये सारा चीज़ देख रहे हो ना, डॉट 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 डॉट, ये सिलिका है, ये सिलिका है, ठीक है। सिलिका से बनी हुई इनकी सेल वॉल हो गई, ठीक है। इसके अपर वाले पोर्शन को हम एपिथीका कहते हैं और लोअर वाले पोर्शन को हम हाइपोथीका कहते हैं। और एक वो पोर्शन जो कि दोनों को ओवरलैप हो रहा है, एपिथीका और हाइपोथीका ओवरलैप हो रहे हैं, इस पोर्शन को हम गर्डल कह देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इस सेल के अंदर चलते हैं, ठीक है। इस सेल के अंदर गए तो हमें सबसे पहले मिला न्यूक्लियस भाई साहब, ठीक है। और ये न्यूक्लियस भाई साहब डिप्लॉयड थे, बड़ी अच्छी बात है, ये न्यूक्लियस भाई साहब डिप्लॉयड थे। और इसके अंदर हमें मिला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसलिए मिला क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है। आगे बहुत बड़ा सा वैक्यूल, एक खाली स्पेस कहा जाता है ऐसा वैक्यूल, बट एक्चुअली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा सोचना मत, वो बाद में हम जब सेल वाली यूनिट पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। उसमें हम वैक्यूल भी पढ़ने वाले हैं कि वैक्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इधर हमें मिलेगा रिज़र्व फूड मटेरियल। रिज़र्व फूड मटेरियल जो खाना ये बचा के रखता है, ठीक है, जो खाना ये बचा के रखता है। बस इतनी सी चीज़ थी। अब आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, इसके रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, यहाँ हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब यहाँ उसका हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्योंकि ये डिप्लॉयड है, हम सब डायटम्स पे बात कर रहे हैं, ये मत भूलना, डायटम्स पे बात कर रहे हैं। डेस्मिड्स बेचारे यहीं ख़त्म हो गए थे, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए थे। ये सब डायटम्स हैं, और डायटम्स और कलेक्टिवली तुम क्राइजोफाइट्स कहना, ओके। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है मैं बताती हूँ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये है कि मेन बॉडी जो है डायटम की वो 2n है, डिप्लॉयड है। इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है, 2n से n कर देती है, 2n से n कर देती है मियोसिस। अब जब ये n बनेंगे ये गैमीट्स बनते हैं, ये बने हमारे गैमीट्स। गैमीट्स में 2 गैमीट्स बने, इनका फ्यूजन हुआ, ठीक है। ये फ्यूजन बन के हमारा जाइगोट बना, और ये जाइगोट बनता है 2n। इसके अंदर माइटोसिस होता है जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, 2n का 2n ही रहेगा, 2n का 2n ही रहेगा। तो अब मियोसिस किसके अंदर हुआ है, ठीक है। मियोसिस किसको बनाने के लिए हुआ है, गैमीट्स को बनाने के लिए हुआ है, इसलिए हम इसके मियोसिस को कह देते हैं गैमेटिक मियोसिस। ये थी हमारी पूरी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू देखने को मिलती है। एक लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना, जस्ट एक जनरल बात है कि इसके अंदर क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। कोई भी इस पॉइंट पर डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे बता दो, एग्जैक्टली मैं तुम्हें सच में आंसर दूंगी, ओके। अच्छा, एसेक्सुअल वाला चीज़ रह गया। एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन होता है, आप सब बाइनरी फिजन पढ़ के आए हो कि एक सेल में अपने आप माइटोसिस होता है और वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल इसमें ये देखा जाता है, ठीक है। आगे आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ डाइनोफ्लैजिलेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्राइजोफाइट से भी अच्छा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। इसमें ना कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शंस हैं, ठीक है। ये तुम इसमें फ़ोटो भी बनी हुई है, ठीक है, और मज़ा आएगा पढ़ने में ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब क्राइजोफाइट्स मेनली ना हमने देखे थे डिप्लॉयड थे डायटम्स, ये एप्लॉयड होते हैं। एक नॉक्टुलिका को छोड़कर सारे डिप्लॉयड होते हैं, सारे हैप्लॉयड होते हैं। नॉक्टुलिका को सी घोस्ट भी कहा जाता है, सी घोस्ट, सी का भूत, ठीक है, सी का भूत भी कहा जाता है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं पहले। अगेन ये सब स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट के लिए और मैं बता दूँगी, ठीक है। यस, मोस्टली मैराइन होते हैं, यानी कि खारे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, दैट मीन्स इनके अब ये सारे जो फोटोसिंथेटिक वाले हैं ये सारे जो है प्लांट से रिजेंबल करते हैं। आगे आएगा कि एक फोटोसिंथेटिक कुछ टाइम तक करता है और फिर कुछ टाइम के बाद हेटेरोट्रॉफ शो करता है, वो मैं अगले वाले में बता दूँगी।
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट्स। ये सारे क्या है, पिगमेंट्स पता है ना, जो कलर्स देते हैं। लीफ को हरा कलर दे रखा है, फूल को अंदर कुछ पिगमेंट है जो उसको कलर दे रखा है, ये सारे कलर्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। वो अगर पिगमेंट येलो वाला है तो येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। इतनी लाइन समझ में आ गई। सेल्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। एक एक लाइन मैं समझा रही हूँ, ऐसे रीडिंग नहीं करा रही मैं गधों की तरह, बिकॉज वो बहुत बोरिंग हो जाता है। जस्ट गेट द पॉइंट ना, गेट पॉइंट। ऐसे रीड कराऊंगी दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, वो मज़ा नहीं आता। जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअल में वो बताती हूँ कि नीट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये सारी कचरा लाइन्स है, ये कचरा लाइन्स हैं, ये ऐसे ऐसे ये कचरा लाइन्स मैंने हटा दी हैं, और मेन लाइन जो आपको याद रखनी है वो ये है, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स एटलीस्ट 4 बार पढ़ोगे तो उसमें पूरा दिमाग में बैठ जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। अब सेल वॉल्स में ना, सेल वॉल के नाम पे इसके अंदर स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है। अब इसके अंदर सेलुलोज की सेल वॉल है, इसलिए ये प्लांट से रिजेंबल करता है। फोटोसिंथेटिक है, इसलिए प्लांट से रिजेंबल करता है। तो ऐसे ऐसे हर, क्योंकि इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है ना, इस तरीके से लिंक कर रहा है ये। अभी भी वो लाइन समझते जाओ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद ये जो प्लेट है, अलग अलग प्लेट्स दिख रही हैं, ये वाली प्लेट्स, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये हर एक तरह की अलग अलग एक प्लेट से मिलकर बना है। ये सेलुलोसिक प्लेट है। सेलुलोज के साथ साथ इसमें पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है। ये पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई प्लेट है। आगे बढ़ते हैं। एक आउटर सरफेस पे इन्होंने प्लेट की कवरिंग बना रखी है जो कि स्टिफ सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। कईयों के पास 2 फ्लैजिला है। कैसे 2 फ्लैजिला? एक ये रहा फ्लैजिला, एक ये रहा फ्लैजिला। ये एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा, ये मैंने खुद ने बनाया, तो घबराना मत कि एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, देन 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनली है, ये वाला जो है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, और एक ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में ये कुछ ये वाला फ्लैजिला। अच्छा, इसका मूवमेंट ना कुछ ऐसा 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 होता है, यानी कि एक्चुअल में जब ये मूव करेगा, ये मूव करना चाहेगा, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है तो ये मोटाइल है, तो ये ऐसे 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 डायगोनली मूवमेंट शो करता है, ठीक है। डायगोनल मूवमेंट शो करता है, इसको वार्निंग व्हील्स कहते हैं। ओके, एक फोरो से निकलते हुए ये दोनों फ्लैजिला हमने देख लिए जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स हैं, ठीक है। बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में एक फोरो है। ये फोरो, ये जो चीज़ है, ये चीज़ फोरो है। ओके, डिप्रेशन, एक किसी भी चीज़ में ना ऐसे डिप्रेशन आएगा ना, वो फोरो आएगा। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी जब एनिमल सेल डिवाइड होता है तो वहाँ पर भी फोरो आएगा, तो वहाँ पर भी आप इस टर्म से रिलेट करोगे। ओके, घबराओ मत। एंड ऑफ द ईयर यू विल बी लाइक मास्टर ऑफ द बायोलॉजी। ओके, वेरी ऑफनली रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, जिनका एक एग्जाम्पल दे रखा है गॉन्योलेक्स, ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो रैपिड डिवीजन। रैपिड डिवीजन मतलब जल्दी 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 मल्टीप्लाई होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जल्दी 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 मल्टीप्लाई होता है। और एक सी में, क्योंकि एक रेड पिगमेंट से मिलके हैं, रेड पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, इनके अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, तो और सी में ये जब रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक रेड टाइड्स का फॉर्म करते हैं। तो जब ऐसा कहा जाता था कि जहाँ पर ऐसे रेड टाइड्स आती है तो ऐसा पहले लोगों को लगता था कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे मछलियाँ वगैरह मर गई हैं तो उनका खून का कलर है वो। नो, दैट वाज जब बाद में साइंटिफिक देखा गया तो वो एक्चुअल में रेड टाइड्स इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशंस के कारण आ रही थी, वो गॉन्योलेक्स के कारण आ रही थी। तो अगर तुमसे पूछ रहे रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल बता दो तो गॉन्योलेक्स हो जाएगा। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं सी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो अपीयरेंस लगता है रेड टाइड्स का, ठीक है। अच्छा, ये जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो इनसे एक टॉक्सिन रिलीज होता है,
एक टॉक्सिन बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन नंबर में इवन किल और अदर मराइन एनिमल्स, काफ़ी सारे मराइन एनिमल्स को ये किल करते हैं जैसे कि फिशेस। और इनसे ना बहुत सारी बीमारियां भी होती है। जब जैसे किसी फिश ने इस डायनोफ्लैजिलेट को खा लिया तो उसके अंदर ये टॉक्सिन आ गया और अब वो टॉक्सिन के कारण उसकी डेथ हो सकती है। अब मान लो कोई भी नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने उस फिश को इनगल्फ किया, खाया, जिसने ये सेक्सी टॉक्सिन वाले डायनोफ्लैजिलेट को खा लिया था, यानी कि गोनोलैक्स को, या किसी भी टॉक्सिन जिसने टॉक्सिन रिलीज़ किया उसने खा लिया ये। और इस फिश को किसी ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है, ह्यूमन ने खा लिया। अब उसको क्या होगा? उसको ये होगा कि पैरालिसिस हो जाएगा, उसको पैरालिसिस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ लग रही है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। बस आप ये हल्का सा नॉलेज में रखो ना कि ये टॉक्सिन रिलीज़ होता है, इस टॉक्सिन का नाम सेक्सी टॉक्सिन है। और ये फिशेस अगर इनको खा लें तो इनकी डेथ हो सकती है, और अगर ह्यूमंस इनको खा ले तो पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब इधर आते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। अब रिप्रोडक्शन पे आए हैं तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअली बाइनरी फिजन देखा जाता है, और सेक्सुअली क्योंकि ये हैप्लॉइड है इसलिए इनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है वो देख लो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो मैंने बताई दी थी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है, उसके अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस में जितना नंबर है 2n है तो वो 2n ही रहेगा, n है तो n ही रहेगा। तो माइटोसिस हुआ, गैमीट्स बने, ये भी हैप्लॉइड रहे, इनका फ्यूजन हुआ। अब n प्लस n कितना होता है? 2n होता है। इनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा 2n। अब यहाँ पर जो जाइगोट है उसके अंदर मियोसिस होता है, इसलिए n बन जाएगा, मियोसिस में नंबर हाफ हो जाता है तो 2n का n हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर मियोसिस जाइगोट के अंदर हुआ इसलिए हम इसे जाइगोटिक मियोसिस कह देते हैं। और ये पूरी इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने फोरो वाली बात बता दी। ट्रांसवर्स फ्लैजिला ये हो गया, इसका ये जो प्लेट अपीयरेंस दिखाई दे रही है ये प्लेट हो गई इसकी, जो कि सेलुलोस और पैक्टिन की बनी हुई होती है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला आ गया। सेक्सी टॉक्सिन इसका टॉक्सिन रिलीज करने वाला हो गया। अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स पे, नॉट इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम इस यूग्लिनॉइड्स को और प्रोटोजोन्स को और स्लाइम मोल्ड्स को कंप्लीट कर देंगे। Thank you for just subscribe if you like it and like and comment your all the doubts। और अगर तुम्हें समझ में आया तो भी मुझे बता दो कि भैया हाँ समझ में आ गया, और बस सब्सक्राइब कर देना, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।